दोस्तों ये बात साल 1991 की है, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। इस समय देश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उस टाइम पर देश के फॉरेन रिजर्व्स सिर्फ $1 बिलियन रह गए थे, जो कि देश को सिर्फ अगले 2 हफ्ते तक ही चला सकते थे, जिससे हमारे देश को बैंकरप्सी जैसी भयानक कंडीशन को फेस करना पड़ता। ऐसे में पीएम राव ने मनमोहन सिंह को देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। मनमोहन सिंह ने हमारे देश की पॉलिसीज में काफ़ी बदलाव किए, जैसे उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म करवा दिया और डिसरेगुलेटेड बिजनेस को प्रमोट किया। लाइसेंस राज के अंडर अगर देश में किसी बिजनेस को ऑपरेट करना होता तो पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, जो किसी भी नए बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल होता था, और इस वजह से कोई भी बिजनेसमैन इंडिया में नया बिजनेस लॉन्च करने से पहले ही डरता था। इस पॉलिसी को हटाने का फायदा ये हुआ कि देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी और अब नए बिजनेसमैन देश में खुलकर बिजनेस करने लगे, जिससे कुछ हफ्ते पहले गिरने वाली इकॉनमी अब बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और इस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में इंडिया की इकॉनमी को बचा लिया। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस में एक बड़े लीडर की तरह उभरने लगे और साल 2004 में हमारे देश के 13th प्राइम मिनिस्टर बने। अब अगर आज 2024 की बात करें तो आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। चाहे वो राम मंदिर बनवाना हो या G20 समिट को सक्सेसफुली हैंडल करना, पीएम मोदी ने इन सारे काम को बहुत अच्छे से संभाला है। अब सवाल ये आता है कि 2 प्राइम मिनिस्टर्स जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग, जहां मोदी जी अपनी स्पीचेस के लिए फेमस हैं, तो वही डॉक्टर सिंह का मानना है कि उनकी साइलेंस हजारों जवाबों से बेहतर है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस प्राइम मिनिस्टर के 10 साल ज़्यादा बेहतर रहे। नंबर 1, इकॉनमी। दोस्तों, इंडिया की इकॉनमी पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत गहरा हाथ रहा है। चाहे वो 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस हो या 2004 में पीएम बनने के बाद उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के साथ मिलकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने की तरफ काम किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट को शुरू किया, जिससे देश में टैक्स सिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस कम हुई। उन्होंने सर्विस टैक्स रिजीम की भी शुरुआत की, जिसका हमारी इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ा। इन सब का फायदा ये हुआ कि साल 2007 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 8 से 9% तक पहुंच गई, जो कि उस टाइम पर वर्ल्ड की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी थी। अब अगर नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें तो 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो इंडिया की जीडीपी 112 लाख करोड़ थी, जो कि अब 272 लाख करोड़ हो गई है। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और मोदी जी ने 2025 तक इंडिया की जीडीपी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का दावा किया है। इसके अलावा मोदी जी ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी खुलकर निवेश किया, जिसमें पहले जहां बजट का सिर्फ 0.4% इन्वेस्ट किया जाता था, अब वो बढ़कर 1.7% हो गया है। पर अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के टाइम में कॉमन मैन की बात करी जाए तो आज देश में महंगाई और कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, जो कि बढ़ती पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है। पीएम मोदी के अंडर रुपए ने अपनी कीमत खो दी, जो कि अब $, के सामने अपनी लोएस्ट प्राइस पर खड़ा है। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट। चाहे पीएम मोदी हो या डॉक्टर सिंह, दोनों ही प्राइम मिनिस्टर्स को अपने टाइम पर भारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट का सामना करना पड़ा। साल 2009 में वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.4% थी, जो कि साल 2014 में मोदी जी के आने के बाद 8% रह गई। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% की रेट से बढ़ी, जो कि पिछले 4 डिकेड्स में सबसे ज़्यादा थी। आज इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.5% है, जो कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगर दोनों पीएम्स के अंडर जॉब ग्रोथ की बात करें तो मोदी जी के टाइम पर जॉब ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर हुई। साल 2017 में ये 4% से बढ़ी और फिर साल 2018 में ये 3% से घट गई। मोदी जी के टाइम पर एवरेज जॉब ग्रोथ 1.9% रही। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर 2006 से 2009 तक एवरेज जॉब ग्रोथ 3.5% थी और 2010 से 2014 तक 2.5% रही। नंबर 3, करप्शन। अगर करप्शन की बात करें तो करप्शन इंडेक्स के हिसाब से 2022 में इंडिया की रैंक 85 थी, जो आज गिरकर 93 पर आ गई है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर करप्शन नहीं थी, पर पीएम मोदी के आने के बाद से करप्शन ने लगातार ऊंचाई ही पकड़ी है। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम भी मौजूद है। अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी करप्शन के लिए कुछ कह रहे थे, मेरी गारंटी है भ्रष्टाचार हटाओ। अब इसकी रियलिटी सुनो। हेमंत बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम करने वाले अब बीजेपी में हैं। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोल एलोकेशन स्कैम करने वाले अब बीजेपी में हैं।
अजित पवार 70,000 करोड़ का महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक स्कैम करने वाले अब बीजेपी में हैं। प्रफुल्ल पटेल जिन्होंने 30,000 करोड़ का एयर इंडिया स्कैम किया था, अब वो बीजेपी में हैं। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को देखो। इसके हिसाब से 2014 से 25 ऐसे ओपोजिशन लीडर हैं जिन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे थे और अब वो सब बीजेपी में हैं। मतलब मोदी सरकार करप्शन के मामले में भी टॉप पर रही है। नंबर 4, अदर पॉलिसीज। अब अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की कुछ अलग अलग पॉलिसीज की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और भी ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च की जो कि बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वल योजना, जनधन योजना और ऐसी ही बहुत सारी स्कीम्स लाए जिन्हें देश में खूब पसंद किया गया। नंबर 5, ओवरऑल ग्रोथ। दोस्तों, अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से एंटी नेशनल फोर्सेस के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कश्मीर अब पहले से ज़्यादा शांत है, बॉर्डर्स पर पहले से ज़्यादा ठंडा माहौल है, पर मीडिया पूरा सच नहीं दिखाना चाहती। मणिपुर की कहीं भी बात नहीं हो रही। सोनम वांगचुक की शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के बारे में किसी को नहीं पता। कांग्रेस को एक मुस्लिम पार्टी कहा जा रहा है। आज देश में पिछले 10 साल के मुकाबले ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई है। अग्निवीर योजना से हर युवा नाखुश है। रुपए की कीमत लगातार गिरती ही जा रही है, पर न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में कोई इन सब बातों की बात नहीं कर रहा। इन 10 सालों में ग्रोथ भी हुई है। 2022 से 2023 में मेक इन इंडिया के अंडर इंडिया से 36 करोड़ का सामान बाहर एक्सपोर्ट किया गया है। हजारों सड़कें बनाई गई हैं। खैर, आपके हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीएम मोदी में से कौन ज़्यादा बेहतर प्राइम मिनिस्टर है, मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।